अब पाइथन सीखना पे शुरू कर दिया है, पर कंट्रोल फ्लो का टॉपिक जहाँ पे हम इफ, एलिफ, एल्स, मैच, केस, व्हाइल और फॉर जैसे कीवर्ड्स यूज करते हैं, भी काम कंफ्यूजिंग नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि मेरी कंडीशंस काम क्यों नहीं कर रही। अगर मैं दो एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर रहा हूँ तो पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा? इन दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में मुझे एंड यूज करना है या और एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में मैं इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज करूं या इज ऑपरेटर, व्हाइल कब यूज करना है और फॉर कब यूज करना है ना, इन्हीं सभी कंफ्यूजन्स को एड्रेस किया है मैंने अपने इस वीडियो में एक आसान एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो, इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कंट्रोल फ्लो और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इसका कॉन्सेप्ट और फिर इसके बाद मैं कवर करूंगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें मैं कवर करूंगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स और मैच केस स्टेटमेंट्स और लूप्स, जिसमें मैं व्हाइल और फॉर लूप कवर करूंगा और फाइनली मैं बताऊंगा आपको रेंज फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंट्रोल फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो जब भी मैं कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं एक के बाद एक, और कंट्रोल फ्लो की स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो मुझे अलाउ करती हैं अपने इस फ्लो को चेंज करने में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस जो मैंने प्रोग्राम में स्पेसिफाई करी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोड लिखता हूं, तो इस एग्जाम्पल में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे मैंने एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या एक कंडीशन डाली है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू कि अगर x की वैल्यू 5 है तो वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर x की वैल्यू 5 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 7 किया, तो वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। सो डिपेंडिंग ऑन कि x की वैल्यू क्या है, मेरे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो या तो यहाँ आएगा या इधर आएगा। सो ये है एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन कंट्रोल फ्लो की। ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमको अलाउ करती हैं प्रोग्राम्स के फ्लो को कंट्रोल करने में, और पाइथन लैंग्वेज मुझे प्रोवाइड करता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, जो कि हम इस सेशन में कवर करेंगे, और इसके अलावा फंक्शन कॉल्स एंड एक्सेप्शंस। तो इन दोनों टॉपिक्स के मेरे सेपरेट सेशंस हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सबसे पहले ये एक्सप्रेशन चेक करता हूं कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इस केस में ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इनको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये मेरा एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो ये फिर अगला एक्सप्रेशन चेक करेगा जो कि मैं एल इफ से मेंशन करता हूं। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर वो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर मेरे पास इफ और एल इफ की कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो उस केस में ये एल्स के जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। बाय द वे, इफ स्टेटमेंट के बाद अगर मैं कोई भी और ऑप्शन देता हूं, एल्स, इफ या एल्स, ये सारे ऑप्शनल होती हैं, मैं इनके बिना भी अपनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकता। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा जब मैं इसके एग्जांपल्स शेयर करूंगा, बट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये एक्सप्रेशन क्या चीज है। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और फंक्शन कॉल्स का, और जो इवेंचुअली इवैल्यूएट करता है एक वैल्यू में। सो इफ स्टेटमेंट की कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक्सप्रेशन है ये बूलियन कॉन्टेक्स्ट यूज करता है, मतलब जो वैल्यू है या तो वो ट्रू है और या वो फॉल्स है। तो अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं ना। इन दोनों स्टेटमेंट्स में x जो है ये मेरा वेरिएबल है, 10 मेरा जो है वो लिटरल वैल्यू है, और इज इक्वल टू मेरा ऑपरेटर है। सो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है x इक्वल इक्वल 10, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या वाकई 10 है। अगर वो 10 है तो ये मेरा एक्सप्रेशन मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, विच इज अ बूलियन कॉन्टेक्स्ट। और इस स्टेटमेंट में मेरा जो एक्सप्रेशन है x इक्वल इक्वल 9, ये जो मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है अगेन बूलियन कॉन्टेक्स्ट में फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 10 सेट करी है और मैं इसको कंपेयर 9 से कर रहा हूं। सो ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूं इफ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ कि जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज नहीं। और ये जो ऊपर कोड लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर x की वैल्यू 5 है मींस इफ दिस एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू तो प्रिंट x इज 5। अब जब मैंने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया था तो इसने लिखा x इज नॉट 5 क्योंकि
क्योंकि मैंने यहाँ पे x को एज अ 7 इनिशियलाइज किया है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है मेरा ये फॉल्स आया, इसलिए उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया। अगेन मैं आपको फिर बताता हूं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको इफ के साथ एल्स या एल्स इफ भी डालना है, ये तीनों ऑप्शनल होते हैं। चलिए अब मैं आपको इफ स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं ना। इस पहले एग्जांपल में मैंने सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं और इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक फ्लैग डिफाइन किया जिसकी मैंने वैल्यू ट्रू रखी है। और अगर ये फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो इसके बाद का जो मेरा कोड ब्लॉक है जिसके अंदर मेरे पास ये 6 प्रिंट स्टेटमेंट्स है, ये एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये फ्लैग की वैल्यू ट्रू नहीं है तो ये 6 प्रिंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और इन दोनों केस में मेरी ये जो आखिरी वाली प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। सो इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको कोड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सो कोड ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो वो एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम एग्जीक्यूट करते हैं। जावा और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में अगर मुझे कोड ब्लॉक डिफाइन करना है तो उसको मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। तो इन दोनों ब्रेसेस के बीच में मैं जो भी कोड लिखूंगा वो इस कोड ब्लॉक का पार्ट होगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर मुझे कोड ब्लॉक डिफाइन करना है तो मुझे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा कोलन से। सो इसीलिए जब भी मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी है उसके एंड में मैंने कोलन मेंशन किया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद की जो भी लाइंस हैं वो इस ब्लॉक का पार्ट है। मींस अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी ना। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पाइथन में अगर मुझे कोड ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करता। तो इसके लिए मेरे पास सबसे पहला है ये कोलन, और इस कोलन के बाद मैं जो भी कोड लिखूंगा, इफ यू नोटिस तो ये सारा राइट इंडेंटेड है 4 स्पेसेस से, वो इस कोड ब्लॉक का पार्ट है। अगर मैं बीच में कोई स्पेस भी मेंशन करता हूं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कोड ब्लॉक का पार्ट है। नाउ कोड ब्लॉक एंड कब होता है? सो जब पाइथन को इस तरह की कोई स्टेटमेंट मिलती है जो कि अलाइंड होती है इस इफ स्टेटमेंट की स्पेसिंग के साथ, तो ये इंडिकेशन होता है कि कोड ब्लॉक अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब इस लाइन में कोई कोड नहीं है। तो ये लास्ट लाइन जो है ये इस कोड ब्लॉक की आखिरी स्टेटमेंट होगी। चलिए अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सम फ्लैग की वैल्यू ट्रू थी तो इसने ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करी हैं, और जो लास्ट स्टेटमेंट है व्हेन इंडेंटेशन इज रिमूव्ड द ब्लॉक एंड्स अ लाइन बिफोर, ये वाली भी इसमें एग्जीक्यूट हुई है। अब मैं एक चेंज करता हूँ, मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, सेव इट एंड देन आई एग्जीक्यूट। इस केस में अब आप देखेंगे जो लास्ट स्टेटमेंट है सिर्फ यही प्रिंट हुई है। अब क्योंकि मेरी इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सारा कोड ब्लॉक जो कि इस इफ कंडीशन को बिलोंग करता है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो मेरी इफ कंडीशन है मैं इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर सकता हूँ। तो जो पाइथोनिक वे या पाइथन का जो रिकमेंडेशन है वो कहता है कि हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिखें, और ये जो है ये इक्विवेलेंट है सम फ्लैग इक्वल्स इक्वल्स ट्रू के। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जांपल इफ एंड एल्स के एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। अगेन इस केस में भी मैंने एक बूलियन फ्लैग डिफाइन किया और मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि उसकी वैल्यू ट्रू है या नहीं। नाउ क्योंकि ये इफ ए फ्लैग ट्रू के लिए इवैल्यूएट करता है तो ये फ्लैग इज सेट टू ट्रू को प्रिंट कर रहा है। अब अगर मैं फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर दूं तो इस केस में ये मेरे को एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करके देगा। सो जब भी मैं इफ और एल्स को यूज करता हूं तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इन दोनों में से कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चलिए मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करूंगा, और इसमें मैं इफ एल इफ जिसको हम एल्स इफ पढ़ते हैं और एल्स को यूज करते हैं। जब ये कोड सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले var इक्वल्स इक्वल्स 4 वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और ये फॉल्स होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट एलिफ कंडीशन पे आएगा और इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, है ना। क्योंकि ये एक्सप्रेशन ट्रू की वैल्यू इवैल्यूएट करेगा तो ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बट जैसे ही ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इसके बाद का एलिफ और एल्स कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो प्रोग्राम फ्लो है वो इन दोनों को इग्नोर करके आगे एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेगा। नाउ इसमें भी इफ और दो एग्जांपल्स एलिफ के और एल्स के, ये चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इनमें से किसी भी एक का एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया तो उसके बाद के एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट नहीं होंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं और ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू ऑफ var इज 5। अगर मैं वैल्यू ऑफ var इज 9 करूं
तो उस केस में वैल्यू ऑफ var इज नॉट नोन प्रिंट करेगा। अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करे हैं उसमें या तो मैंने एक बूलियन फ्लैग लिया है और जिसको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ इफ एक्सप्रेशन में, या फिर मैंने कोई एक न्यूमेरिक वेरिएबल को किसी वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। बट उस सिचुएशन में जहाँ पे मैं इफ एक्सप्रेशन में किसी और डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करता हूँ जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी, तो उस केस में इफ एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होगा अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर ये एम्प्टी हैं या इनमें कोई कंटेंट नहीं है और अगर मैं इनको इफ एक्सप्रेशन में कंपेयर चेक करता हूं तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेंगे। और न्यूमेरिक वेरिएबल के केस में अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो इफ एक्सप्रेशन उसको फॉल्स इवैल्यूएट करेगा, और अगर इसके अलावा उसमें कोई भी वैल्यू है चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फ्रैक्शंस में है तो इफ एक्सप्रेशन उसको ट्रू इवैल्यूएट करेगा। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। Now, इस एग्जाम्पल में मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करे जो हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, और नंबर के केस में मैंने इसको 0 वैल्यू असाइन करी है। इन वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल अगर मैं इफ एक्सप्रेशन को पास करूंगा तो ये फॉल्स इवैल्यूएट करेंगे और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और इन वेरिएबल्स में अगर कोई वैल्यू है तो वो ट्रू इवैल्यूएट करके इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ना, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग में वैल्यू है तो ये ट्रू इवैल्यूएट हुआ है और इसने ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है। ना अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एग्जांपल्स जहां मैं एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट कर रहा हूँ। ना इस एग्जांपल में मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है x, विच इसको मैंने असाइन करी है वैल्यू 5, और यहाँ पे जो इफ कंडीशन है यहाँ पे मैंने दो एक्सप्रेशंस मेंशन करे हैं, x इक्वल्स 5 और x इक्वल्स 10, और मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है और ऑपरेटर से, जिसका मतलब है कि अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट करता है तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये ट्रू इवैल्यूएट करेगा और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस इंडिविजुअली फॉल्स इवैल्यूएट करते हैं तो ओवरऑल इवैल्यूएशन इस एक्सप्रेशन की फॉल्स होगी और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले पाइथन x इक्वल 5 वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करेगा। अगर ये ट्रू हुआ तो उस केस में ये ओवरऑल एक्सप्रेशन को इमीडिएटली ट्रू कर देगा और इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट नहीं करेगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। जिस तरह से मैंने और ऑपरेटर यूज किया मैं इसमें एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूं। मैं इसका भी एक एग्जांपल शेयर करता हूं। ना इस एग्जांपल में अगेन मेरे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 8। नाउ इन दोनों को मैंने कंबाइन किया है एंड ऑपरेटर के साथ। तो इस केस में जब ये दोनों एक्सप्रेशंस इंडिविजुअली ट्रू इवैल्यूएट करेंगे तभी पाइथन इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को एज अ ट्रू इवैल्यूएट करेगा। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो पाइथन सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तभी वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जाएगा और उसको चेक करेगा। बट अगर ये पहला एक्सप्रेशन ही फॉल्स हुआ तो उस केस में ये सेकंड एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन को इमीडिएटली फॉल्स इवैल्यूएट करके ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। सो जब पाइथन इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करेगा। अगर ये ट्रू इवैल्यूएट हुआ तो ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, और अगर ये भी ट्रू इवैल्यूएट हुआ तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएशन है वो ट्रू होगा और ये पहले वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इन अ सिचुएशन जहां पे मेरा ये पहले वाला एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो उस केस में पाइथन सेकंड वाले एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट नहीं करेगा, वो इमीडिएटली ओवरऑल एक्सप्रेशन को फॉल्स इवैल्यूएट करके ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ना ये जो हमारे एक्सप्रेशंस के इवैल्यूएशंस हैं हम इनको एंड और ऑपरेटर दोनों यूज करके मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं और इनकी सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। ना इस एग्जांपल में मैंने इफ स्टेटमेंट के साथ दो एक्सप्रेशंस मेंशन किए हैं और उन दोनों को मैंने कंबाइन किया है एंड ऑपरेटर से। सो पहले एक्सप्रेशन में x की जो वैल्यू है मैं उसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करके। और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसके
जिसके अंदर मैंने 2 इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस ऐड किए हुए हैं और जिनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ और ऑपरेटर से। सो इस केस में जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले x की वैल्यू 5 से चेक करी जाएगी या 10 से चेक करी जाएगी। नाउ सिंस x की वैल्यू 10 है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू को इवैल्यूएट करेगा। नाउ अब इसके बाद क्योंकि मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है तो फिर वो सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ आएगा और इसको चेक करेगा। अब नाउ x की वैल्यू 10 है और 10 डिवाइड बाय 2 करते तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन है ये ट्रू हो जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी हम इफ कंडीशंस में ऐसे एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, ऑल्दो मैंने आपको ये एक एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाया है, बट प्रैक्टिकली आपके पास एक ही एक्सप्रेशन होना चाहिए या मैक्सिमम 2, क्योंकि जितने ज्यादा एक्सप्रेशंस हम यहाँ ऐड करेंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स मेरा कोड होता रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यूजेज ऑफ इज ऑपरेटर इन इफ स्टेटमेंट्स। सो इज ऑपरेटर मैं जनरली 2 पर्पसेस के लिए यूज करता हूँ। पहला किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेक करने के लिए और दूसरा 2 वेरिएबल्स की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। इसका मैं आपको अब एग्जांपल शेयर करता हूँ। अब जो मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा ये मैंने पाइथन की कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट किया है, ना कि पाइचार्म या विजुअल स्टूडियो कोड में। इस कोड को जब मैंने इन आईडीज में एग्जीक्यूट किया तो इनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट था जब मैंने इसी सेम कोड को कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट किया। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है x और उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू असाइन करी है और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने y को x से असाइन किया है। नाउ इस स्टेटमेंट में जब मैं x और y की आइडेंटिटी को चेक करूंगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। द रीजन बीइंग दोनों x और y की जो आइडेंटिटी है वो सेम है। जब मैं आइडेंटिटी की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स एक ही मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। नाउ इस स्टेटमेंट में मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया है z और उसको भी सेम वैल्यू दी है 1 to 9 तक। नाउ अब जब मैं x और z की आइडेंटिटी चेक कर रहा हूं तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि z की जो आइडेंटिटी है वो x की आइडेंटिटी से डिफरेंट है। नाउ इसके अलावा क्योंकि पाइथन अपने एनवायरनमेंट में -5 से लेके 256 तक के नंबर्स को ऑलरेडी डिफाइन करके रखता है तो उस केस में इज ऑपरेटर का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट होता है। नाउ इज ऑपरेटर के बारे में और जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स वाला सेशन जरूर चेक करें। नाउ अब मैं आपके साथ इसका एग्जांपल शेयर करूंगा किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को चेक करने का। नाउ इस एग्जांपल में मैंने x का एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि टाइप इंटीजर का है। नाउ इस इफ स्टेटमेंट में मैं टाइप फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और जिसको मैं x एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ जो मुझे x का डेटा टाइप रिटर्न करेगा और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ int से। नाउ क्योंकि x जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ना अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट्स को लेके काफी कुछ सीखा है। इससे पहले कि मैं आपको मैच और केस स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊं, मैं आपके साथ एक छोटा सा रिवीजन शेयर करूंगा अब तक जितने भी हमने टॉपिक्स इफ स्टेटमेंट्स को लेके कवर करे हैं।
अब बारी आती है मैच केस स्टेटमेंट की, और मैच केस स्टेटमेंट जो है ये पाइथन के 3.10 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। मैच केस स्टेटमेंट जनरली हम यूज करते हैं इफ और एल्स इफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि मैच केस की रीडेबिलिटी एज कंपेयर टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स ज्यादा बेटर है ना। एक बात और, जब से मैच केस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से आइडियली मैच और केस ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये कीवर्ड्स बन जाने चाहिए थे। इसका मतलब कि आप इन दोनों वर्ड्स के नाम के वेरिएबल्स डिफाइन नहीं कर सकते, पर अभी तक मैच और केस जो वर्ड्स है ये पाइथन में कीवर्ड की तरह नहीं है। तो जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखें तो ध्यान रखें आप ये दोनों वर्ड्स के नाम के वेरिएबल्स या फंक्शंस डिफाइन ना करें। मैं इसका आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ ना। इस एग्जाम्पल में मैंने मैच और केस नाम के दो वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं और उनकी वैल्यूज को प्रिंट किया है, और इस स्टेटमेंट में मैंने मैच के नाम से एक फंक्शन भी डिफाइन किया है। ना इस एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले एक रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और उसमें एक फंक्शन यूज किया है रैंड इंट, जो कि मुझे 1 से लेके 7 तक एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, जिसको मैं x में स्टोर कर रहा हूँ। ना इस मैच स्टेटमेंट में मैं x मेंशन कर रहा हूँ और जो केस स्टेटमेंट है वो x की वैल्यू को चेक करेगी अगेंस्ट जो वैल्यूज मैंने केस के साथ मेंशन करी है। आप ये पहली स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हैं और बाकी की जो केस स्टेटमेंट्स हैं 2 से लेके 4 तक आप इनको एल इफ स्टेटमेंट्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और आखिरी स्टेटमेंट जहां पे मैंने केस के साथ अंडरस्कोर दिया है आप इसको एज एन एल्स स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हैं। जब भी मैं ये अंडरस्कोर मेंशन करता हूं तो इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 जो भी वैल्यू यहाँ आएगी ये केस उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो x में 1 की वैल्यू आई थी जिसने मुझे यहाँ पे 1 प्रिंट करके दिया है। सो अगर आप इसको कंपेयर करें अगेंस्ट द इफ एल्स स्टेटमेंट्स में तो पर्सनली मुझे इसकी रीडेबिलिटी ज्यादा बेटर लगती है एज कंपेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट्स। सो इतना ही है मैच के स्टेटमेंट में। अब हम डिस्कस करते हैं लूप्स और स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से। हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं किसी भी कोड ब्लॉक को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक व्हाइल लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू है। जनरली हम व्हाइल लूप उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहां हमें पहले से नहीं पता होता कि हमें उस कोड ब्लॉक को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, और व्हाइल लूप तब ब्रेक होती है या तब रुकती है जब या तो उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है या हम उसको फोर्सफुली ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके रोकते हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ। तो ये है व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर, और सबसे पहली स्टेटमेंट जो चेक होती है वो है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद मेरी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अगर मेरे पास कोई ब्रेक कंडीशन है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे को लूप को फोर्सफुली रोकना तो मैं वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट भी ऐड कर सकता हूँ। और व्हाइल लूप जब सक्सेसफुली कंप्लीट होती है मींस जब उसकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस सिचुएशन में एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट होता है। अगर मैंने लूप को फोर्सफुली ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके ब्रेक किया है तो उस केस में एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल शेयर करता हूं ना। इस केस में मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है x जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है, और मेरी जो व्हाइल लूप की कंडीशन है वो है कि x इज लेस देन 5। अगर x इज लेस देन 5 है जो कि ट्रू है तो वो व्हाइल लूप के अंदर ये जो मेरा कोड ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो पहली स्टेटमेंट है x की वैल्यू प्रिंट कर रहा है और दूसरे में मैं x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूं ना। इस केस में जो व्हाइल लूप है ये मेरे को 0 से लेके 4 तक प्रिंट करके देगा और उसके बाद ये मेरे को व्हाइल लूप एग्जीक्यूट सक्सेसफुली स्टेटमेंट भी प्रिंट करेगा। अब मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूं जहां पे मैं व्हाइल लूप को फोर्सफुली ब्रेक कर रहा हूं। इस कोड सेगमेंट में भी सब कुछ सेम है, बस मैंने दो लाइनें ऐड करी हैं कि इफ x की वैल्यू 3 है तो उस सिचुएशन में मैं ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा जो कि मुझे फोर्सफुली व्हाइल लूप से बाहर कर देगी। तो इस सिचुएशन में ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और जो व्हाइल लूप का आउटपुट है वो 0 1 और 2 तक ही आएगा। तो व्हाइल लूप के अंदर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज कर सकता हूं। सो व्हाइल लूप के कोड ब्लॉक में अगर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूं तो उस स्टेटमेंट के बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और जो कंट्रोल फ्लो है वापस व्हाइल लूप के स्टार्ट में आ जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं।
ना इस एग्जाम्पल में वाइल लूप यूज करके x की वैल्यू 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाली कि जब x की वैल्यू 3 हो तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, विच मीन्स जब x की वैल्यू 3 है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और जो कंट्रोल फ्लो है वो इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और जब ये लूप फाइनली एग्जीक्यूट होगा तो ये 1 से लेके 5 तक वैल्यूज प्रिंट करेगा बट 3 की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। अब क्योंकि मैंने इसमें कोई फोर्सफुली ब्रेक ऐड नहीं किया है तो वो एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट करेगा। इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को। नो फॉर लूप भी व्हाइल लूप की तरह है और मैं इसको यूज करता हूँ एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। और इस केस में मुझे पहले से पता होता है कि मुझे इस लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। जनरली मैं फॉर लूप को यूज करता हूँ किसी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करने के लिए। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट्स हैं, टपल्स हैं, सेट हैं, ये सब सीक्वेंस टाइप कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। और ये फॉर लूप तब रुकता है जब नंबर ऑफ आइटरेशंस हैं वो पूरी हो गई हैं या फिर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके फॉर लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट किया है। व्हाइल लूप की तरह फॉर लूप में भी मैं एल्स स्टेटमेंट यूज करता हूं और एल्स स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब फॉर लूप अपने आप कंप्लीट होगी। अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर समझाता हूं। नाउ फॉर लूप जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो उसकी पहली स्टेटमेंट है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। सो ये जो सीक्वेंस है ये स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, सेट या टपल भी हो सकते हैं। तो उनके अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो सारे एलिमेंट्स एक एक करके इस वेरिएबल में आते हैं और उसके बाद में इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता हूँ। और अगर मेरे पास कोई ब्रेक कंडीशन है तो मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज कर सकता हूँ। और जो एल्स पार्ट है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब फॉर लूप प्रॉपरली एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज करी है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल शेयर करता हूँ ना। सबसे पहले मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर करी है नंबर्स की 1 to 5 और ये नंबर्स लिस्ट इज अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ फॉर नंबर इन नंबर्स, मतलब जो एक एक करके जो नंबर्स में जो वैल्यूज हैं वो इस वेरिएबल में आएंगी और फिर मेरा जो कोड ब्लॉक है वो इस नंबर को प्रिंट कर रहा है और जैसे ही मेरा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होगा ये एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूं जहां पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज करी है। इस एग्जाम्पल में मैंने दो चीजें चेंज करी हैं। सबसे पहले मैंने एक इफ कंडीशन ऐड करी है जहां पे मैं नंबर की वैल्यू को चेक कर रहा हूं 3 से। अगर वैल्यू 3 है तो वो इस लूप को फॉर लूप को ब्रेक करेगा, विच मीन्स ये जो लूप है मेरे को 0 1 2 तक ही वैल्यूज प्रिंट करके देगा। और दूसरा है मैंने यहाँ पे एक रेंज फंक्शन यूज किया। तो रेंज फंक्शन मुझे सीक्वेंस देता है नंबर्स की। तो इस एग्जाम्पल में ये मुझे सीक्वेंस देगा 0 से लेके 4 तक और मैं उन नंबर्स को यूज करूंगा यहाँ पे प्रिंट करने के लिए। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूं तो ये मेरा आउटपुट है 0 1 और 2। अब मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा कंटिन्यू स्टेटमेंट का। इस एग्जांपल में मैंने ब्रेक की जगह कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज की है। तो इस केस में जो मेरे पास आउटपुट होगा वो 3 को प्रिंट नहीं करेगा और एल्स के पार्ट को भी एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि फॉर लूप एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं हुई है। अब इस सेशन का आखिरी पार्ट जो है रेंज फंक्शन ना। द रेंज फंक्शन मैं यूज करता हूँ फॉर लूप के साथ जो मुझे एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स तक ही एग्जीक्यूट करनी होती है। और ये जो रेंज फंक्शन है ये मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स का। मैं इसके ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ फॉर लूप की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने में। और ये रेंज फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। जो स्टार्ट है ये इंडिकेट करता है कि स्टार्टिंग नंबर जहां से मेरी रेंज शुरू होनी है। अगर मैं इसको मेंशन नहीं करता तो स्टार्टिंग नंबर इज 0। और स्टॉप इंडिकेट करता है मुझे किस नंबर तक ये सीक्वेंस चाहिए और ये मेरा मैंडेटरी फील्ड है। और तीसरा है स्टेप जो कि दो नंबर्स के बीच का गैप मेंशन करता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है 1। तो ये फंक्शन मैं सिर्फ फॉर लूप में ही यूज नहीं करता। अगर मुझे कोई एक लिस्ट डिफाइन करनी है नंबर्स की तो उस केस में भी मैं रेंज फंक्शन को इजीली यूज कर सकता हूं। मैं आपको इसके एग्जांपल शेयर करता हूं। इस एग्जांपल में मैंने रेंज फंक्शन यूज किया जिसने मुझे एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट दिया है जिसमें वैल्यूज हैं 0 से लेकर 9 तक और उस सीक्वेंस ऑब्जेक्ट को मैंने लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को पास किया विच इन टर्न गिव्स मी अ लिस्ट जिसमें 0 से लेके 9 तक वैल्यूज है। ये काफी इजी होता है अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं जिसमें मैं 0 से लेके 9 तक वैल्यूज को मैनुअली डाल। और ये और भी ज्यादा तब हैंडी होता है जब मुझे अगर लिस्ट को डायनेमिकली डिफाइन करना है और मुझे नहीं पता इन एडवांस कि मेरे को कितने एलिमेंट
एलिमेंट्स या कितने नंबर्स उसमें डालते हैं। तो उन सिचुएशंस में भी रेंज मेरे को काफ़ी हैंडी होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं ये सेशन खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मास्टर किया है। अब आपने अपने कोड को क्या डायरेक्शन देनी है आपको पता है, कौन सा डिसीजंस कब लेने हैं और कौन सा कोड रिपीट करना है, आप ये सब प्लान कर सकते हैं बिना पैनिक हो। ना आपकी इसी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने पाइथन का एक 7.5 घंटे का कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है, बिल्कुल फ्री। उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हैं, उसे प्लीज चेक करें और अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखें। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर अगले वीडियो में पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।